नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं प्रवक्ता वो हैं एडवोकेट मिस्टर ब्रजेश सिंह। मिस्टर ब्रजेश सिंह एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, किसी भी तरह की डिबेट हो और इनको बहुत नॉलेज है प्रवक्ताओं की और बहुत नॉलेज है कांग्रेस की, बीजेपी की और जो सत्तारूढ़ पार्टीज है उसके बारे में। ब्रजेश जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि इस समय जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का चल रहा है, उसमें बहुत उलटफेर हो रहा है। जैसे कि अभी देखिए, कल ही परसों वोट बैंक के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ओबीसी की कोटा का कोई भी मतलब लाभ नहीं दिया जाएगा 2010 से बाद में, जो कि बंगाल में आया है। उससे खलबली मची हुई है पूरे वोट बैंक में ममता बनर्जी के, क्योंकि ममता बनर्जी ने ओबीसी को बुला बुला के यहां वहां करके वही वोट बैंक था उसका। आज ममता का स्टेटमेंट ये आया है कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। अब देखिए, कोर्ट को वो चैलेंज कर रही है कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कोर्ट के ऑर्डर के एक आदमी ना माने? आप तो एडवोकेट हैं, आप बताएं। जी 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 मैं इसके लिए बता देता हूँ सर कि जो कहने आ रही है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसकी जी वैल्यू है, लीगल नहीं। अब मैं आपको पॉलिटिकल वैल्यू और लीगल वैल्यू की बात करता हूँ कि ये जो क्राउड मैनेजमेंट में तो सही है ये चीजें, लेकिन जी लीगल का सवाल है, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने अगर कह दिया तो जी इनको अपडेट से नहीं दिया जाएगा, इसमें मतलब नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देंगे हम नहीं मानेंगे, इसका मतलब यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। बिना चैलेंज किए तो इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके भी इसमें अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, नहीं होगा। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ कि कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने मदरसों में जो एजुकेशन गुजारे, ब्रजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसके जी, बैकग्राउंड में थोड़ा जाना चाहता हूँ कि जो अब सही है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ महीनों पहले माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ था, यहाँ पर मदरसों को द्वारा दी जा रही शिक्षा वगैरह पर माननीय हाईकोर्ट जी ने जी रोक लगाई थी। और उसके जो 2004 का जो कानून था उसको अवैध डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब जी ये था कि भाई कानून अवैध है तो इसको मतलब उसको जो बंद करना चाहिए, तो उनमें जो तालीम जो उसके स्थान पर जो सरकारी व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने जो एजुकेशन बनाया है, पैटर्न बनाया है एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का, उसके अनुसार एजुकेशन दी जानी चाहिए थी। लेकिन उसका क्या किया, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा स्टे कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को। सेम कहानी यहाँ पर हो सकती है। माननीय बीजेपी ने कहा कि साहब 2010 के बाद में पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुसलमानों को 2010 के बाद में कोई नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, वो हाईकोर्ट ने देखा था। हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उन्होंने जो इस बात को पाया कि नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब वो आपने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें, ना मानने का कारण यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसकी पॉलिटिकल वैल्यू है। राहुल के सामने ऐसे कह रहे हैं कि साहब नहीं मानेंगे। नहीं मानने का कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है। जी जी ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के बारे में। इसके बारे में आपसे और पूछना चाहता हूं कि इस समय जो एनडीए और इंडी गठबंधन के जो चल रहा है इस समय जो चुनाव, इसमें रोध प्रतिरोध जो एक दूसरे पे ये लोग आलछन लगा रहे हैं, न कि अपने मैनिफेस्टो को लेके चल रहे हैं, बल्कि रोज कोई ना कोई नया विवाद आ जाता है, रोज कोई ना कोई नया विवाद आता है जिसमें पिसती है जनता। जनता एक ऐसी है कि अगर जनता पिसती है तो जनता के ही पैसे से ही ये लोग चुन के जाते हैं और जनता के ही बैकवर्ड में लेके आते हैं। तो ये जनता को कहां तक धोखा दे रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए सर, इसके चुनाव से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो लोग जी जी बोलिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड में क्या है, हाँ जो
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो अपने 2 टर्म पूरे कर चुके हैं, 3rd टर्म के लिए वो जा रहे हैं। 2 टर्म में उन्होंने क्या-क्या किया थोड़ा वो वॉइस 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 क्लियर करें, वॉइस। जो 2 टर्म में 2 बार में उन्होंने क्या किया, उस 2 टर्म में सेकंड टर्म में जो उन्होंने किया था, मैंने एक झलकी दी थी कि वन जी जी अब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब मैं थोड़ा-सा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने थोड़ा-सा ग्राफ में पढ़ा है वन नेशन वन इलेक्शन का। अभी मैं इलेक्शन के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। हाँ, आपका जो टॉपिक है एमके और एमडी डेवलपमेंट दोनों पर आऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा मुझे ये बताना ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले मैं आपको आज का इलेक्शन सिस्टम समझ लेता हूँ। देखिए जी जी हमारे यहाँ पे एक तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है सर, जो एक होता है राज्य स्तरीय जो हमारे विधानसभा परिषद के चुनाव होते हैं। जहाँ पे विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश राज्यों में, तो वहाँ पर विधान परिषद के भी होते हैं, पर एमएलसी होते हैं। एमएलए का चुनाव तो ऐसा होता है, तो एमपी का चुनाव राज्य स्तर पर, एमएलए का चुनाव होता है राज्य स्तर पर। उसके बाद एक और चुनाव होता है हमारे ऊपर जो होता है लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार दो दो प्रकार से होता है, ग्रामीण और शहरी। शहरी क्षेत्र में जहाँ नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इस तरह से सिटी में चुनाव होता है। ग्रामीण क्षेत्र में होता है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का, ब्लॉक पंचायत का और जिला पंचायत। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हर साल कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है, और उस चुनाव के कारण जो है, जो स्थानीय नेता होते हैं, स्थानीय पार्टी होती है, उनको अपना सीट मिलती है, उनको मिलती है, चाहे वो ग्रामीण में हो, चाहे शहरी में। कॉर्पोरेटर वगैरह पार्टी बन गई, 10 पार्षद बना दिए, वो भी एक पार्टी बन गई। तो अब क्या होता है कि सरकार तो बीजेपी का जो मानना ये है कि अगर कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है, तो आचार संहिता हमेशा लगी रहती है, और जो आचार संहिता हमेशा लगी रहती है, हर साल में 2 महीने 3 महीने लगी जाती है, तो हमारे लिए विकास के मौके कितने मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, और 5 साल तक सब इस बात से बेफिक्र हो जाए कि भैया हमने अब आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है, जो करना है हमें अब विकास काम करने हैं। तो हमारे संविधान में दिए गए हैं पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक हैं कि उनके हमें जो कानून बनाने हैं, जो हमें पॉलिसी लागू करनी है, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसको हमें लागू करना है। तो 5 साल तक नहीं रहेगी हमारी आचार संहिता। अब बीच में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी विधानसभा के अनुसार जो है अल्पमत बहुमत से आ गया, अल्पमत में सरकार आ गई और गिर गई, इसके बाद कि वो जो विधानसभा है, वो जो मूल चुनाव हो रहे हैं 5 साल, उसके अनुसार होंगे। मान लीजिए 3 साल बाद कोई विधानसभा जो भंग हो गई, तो बाकी का चुनाव केवल 2 साल के लिए होगा, न कि अगले 5 साल के लिए, ताकि जो 5 साल वाला वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो सिस्टम है वो इंटैक्ट बना रहे। अब इस मुद्दे को लेकर ये, चूंकि अदर देन बीजेपी, अब मैं आ रहा हूँ उस मूल मुद्दे पर, अदर देन बीजेपी और कोई पार्टी इस बात को नहीं चाहती है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि किसी के पास इस प्रकार का विजन ही नहीं है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोच सके। जो हर किसी के पार्टी में के उसमें अपनी पोस्टर में तो है ही नहीं है, लेकिन बीजेपी के इसमें क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने इस बात के लिए क्लियर किया है देश के सामने, भाई अगर हमारे हर साल अगर इस तरह से आचार संहिता लगती रहेगी, तो कहीं न कहीं हमारे जो है दिक्कत रहती है विकास कार्यों को हटाने में। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अड़े हुए हैं। बाकी क्या विपक्षी पार्टी इस बात को चाहती है, उन्होंने अभी तक इस बात का समर्थन नहीं किया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सर कि जो विकास का जो मैनिफेस्टो बनाया, या जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, हमारी जो संकल्प पत्र बनाया इन्होंने अपनी पार्टियों ने, अपनी पार्टीज का, उसके अब अदर देन बीजेपी आप किसी भी पार्टी को ये बता दीजिए कि वो सक्षम है, आई रिपीट, अदर देन बीजेपी कोई भी पार्टी अगर इस बात के लिए सक्षम है कि हम अकेले दम पर चुनाव में आ सकते हैं, और हमारा ये मैनिफेस्टो है अगले 5 साल का, अगले 10 साल का, जैसे बीजेपी ने बताया सर 2047 तक विकसित भारत,
और उसके अनुसार हर 5 साल का, तो 2047 को फिर उन्होंने ब्रीफ किया, फिर 5 दिन किया, फिर हर साल का विजन डॉक्यूमेंट, साल के बाद में फिर उन्होंने 100 दिन किया, फिर 100 दिन में अपनी जो है समीक्षा करने का जी तो लगता है कि मुद्दे मुद्दे जो है, जो आपको जो नहीं चाहिए, वो ठीक है, मान लिया कि किसी के पार्टी के नहीं है, लेकिन बाकी पार्टियों को क्या मुद्दा है ये तो बताइए। इसलिए इसलिए सर ये क्या होता है, कभी-कभी कहानी भी हो जाती है। जैसे कि पेशेवर की कहानी भी हो जाती है कि मूल मुद्दा तो कुछ और है। जब हम चुनाव जीतेंगे तो हमने जो हमारा जो उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या-क्या किया जाए, ये भी तो हमारे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जनता को क्या चाहिए कि भाई हमारा ऐसा ना हो कि जो पार्टी आ जाएगी तो आपने देखा होगा तीसरे चौथे फेज में आ गया था मंगलसूत्र पर भी आ गया, मुद्दा आ गया था आपका साहब जो है पर भी आ गया था। अभी इस फेज में कौन आपका जो है ओबीसी आरक्षण पर भी आ गया है। अब ओबीसी रिजर्वेशन का संविधान में, या आप ये कहो कि साहब जो वो ओबीसी कमीशन था, मंडल कमीशन 1989 में, उसमें ये रिकमेंडेशन ये है कि जितनी जातियाँ हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और धर्म के आधार पर तो जब संविधान बना था 1947 में, उस समय भी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। अब ये संविधान में कहीं आज भी नहीं है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान। अगर धर्म के आधार पर होता तो पहले से हो जाता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना पड़ेगा। इसलिए अब ये जो मुख्य राजनीति आ गई है ओबीसी के आरक्षण वाली, ओबीसी का आरक्षण सिर्फ जातियों के आधार पर है, ना कि सब धर्म के आधार पर। दूसरा वर्ग है, उसमें भी मैं कहूँगा कि वो सिर्फ बैकवर्ड क्लास है, ना कि कास्ट। तो अब ये धर्म के आधार पर नहीं, इसलिए तो सब जहाँ तक आ गई है, ये जो चुनाव के मुद्दे हैं, ये इस तरह से बढ़ने जा रहे हैं। वो चुनावी मुद्दे हर पार्टी को पता है कि संविधान के अनुसार ही चलाना है, लेकिन वो किस प्रकार से लेने हैं वो नहीं देख सकते। जी जी ब्रजेश जी, अब थोड़ा सा आंकड़े पे बात कर लेते हैं। इस जी समय जो लोकसभा का चुनाव मतलब अंतिम चरण में है, यानी कि 5 फेज ऑलरेडी हो चुके हैं। 5 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, यानी मैक्सिमम सीटों पे चुनाव खत्म हो गया है। अब केवल 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है और 1 जून को पंजाब का चुनाव है। यानी 2 स्टेज बची हैं, अभी 2 फेज बची हैं, जिसमें कि 2 फेज में दिल्ली और पंजाब में कुल मिला के 190 सीटें हैं। 190 सीटों का आंकड़ा है जिसको ये लोग अभी इलेक्शन में लेंगे। सॉरी कहाँ कहाँ 75% तक तो पूरा हो चुका है। अब सॉरी मैं कहाँ कहाँ आपसे ये पूछना बताया चाहता जी, सॉरी कहाँ कहाँ बताया आपने दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में 25 तारीख को है और 1 तारीख को पंजाब में है। ये 2 ठीक है स्टेट रह गए हैं जहां पे होने वाले हैं मेन। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो गणित लगा रही है बीजेपी 400 पार का, कल का स्टेटमेंट बीजेपी का ये है, यानी टॉप लीडर प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट ये है और मिस्टर अमित शाह टॉप लीडर का स्टेटमेंट ये है कि 310 का आंकड़ा तो वो ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अब इनको चाहिए केवल 90 सीटें, 190 में से 90 सीटें चाहिए 400 प्लस करने के लिए। तो अब ये देखना ये है कि 400, क्योंकि इन दोनों में पंजाब में स्थिति, पंजाब से ज्यादा दिल्ली में स्थिति बीजेपी की एनडीए की काफी अच्छी है, प्लस अलायंस की। अब देखना यह है कि 400 प्लस आगे निकलते हैं या 400 के नीचे नीचे इनको सिमट दिया जाता है। अब धुआंधार बैटिंग होगी 2 दिन, यानी 25 तारीख और 1 तारीख को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए बीजेपी का जो आंकड़ा जा रहा है 310, वो बोल रहे हैं 370, 375 या 380 के आसपास जाके ये अटक जाते हैं, तो क्या ये इनको क्लियर स्वीप तो मिली नहीं, 400 प्लस तो वहां ही नहीं, तो क्या ये संविधान में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसा कि आ रहा है सुनने में कि संविधान में ये कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, सुनने में जो आ रहा है। मैं आपको पहले तो सर थोड़ा सा मैं इस पर बात डाल देता हूँ। संविधान में कुछ ना कुछ जो शब्द है कुछ ना कुछ करेंगे। एक जी
साधारण जनमानस को बता देता हूँ मैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का होने के नाते, एक जी जी एडवोकेट जी होने के जी नाते एक संविधान में क्या किया जा सकता है और क्या होने की परमिशन देता है संविधान। संविधान परमिशन देता है कि नहीं देता है कुछ करने की, ये भी तो बात देखी जाएगी सर। एक हमारा आर्टिकल आता है सर 368, उस आर्टिकल में लिखा हुआ है में अमेंडमेंट किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और जी जी अब संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं सर? 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 100 से ज्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं। एक हो चुके हैं, उसके बाद उसको भी करते हैं। तो इसका मतलब संविधान में संशोधन होते आए हैं। 1950 में आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूरी तरह से लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को थोड़ा सा लागू होता, 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू होता। कितना संशोधन कब आया था सर? पहला संशोधन आ गया था 1951 में ही। 1951 1950 में ही संशोधन हो चुका था। तो संशोधन तो होते हैं। अब एक और लेटेस्ट उदाहरण बता देता हूँ आपको कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता अभी तक जो चल रही है हमारे यहाँ पर, जो 1860 में बनी कानून, आपको सबको पता होगा कि 3 दिसंबर में 11 दिसंबर को सरकार ने जो उनको मंजूरी दी थी, राष्ट्रपति ने भी उसमें जवाब दे दिया है। जो हमारा साक्ष्य अधिनियम 1872 का था, उसको बदल के भी उसको उसके स्थान पर साक्ष्य अधिनियम 2023 आ रहा है। सीआरपीसी जो 1973 की थी, जो मूल रूप से 1898 में बनी थी, 1973 में बनी थी, तो इसके स्थान पर अभी जो है भारतीय नागरिक संहिता आ गई है 2023 में। दोहरा है आईपीसी की जगह पर अभी भारतीय न्याय संहिता है। तो मैं बताऊँ आपके लिए सर, अभी तक वो लागू नहीं हुई है। मैं क्यों उल्लेख किया मैं बताता हूँ। 1 जुलाई से वो लागू होनी है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में चीज धारा है। वर्तमान में आईपीसी में एक धारा है 498 498 का आंकड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जिसको अपने 498 का मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया 498 तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने को 498 के स्थान पर जो नए कानून में धारा है, उस धारा को बदलने या उसमें संशोधन करने पर विचार किया जाए इन तथ्यों के आलोक में। इसका मतलब संशोधन हर कानून में, संविधान में परमिसिबल है, अनुमति है। और अगर नहीं होती तो मुझे एक बात बताओ, इमरजेंसी जब थी सर 1976 सारे 42वां संशोधन तो जो ऐसा है कि उसको बिल्कुल मिनी संविधान माना जाता है। कांग्रेस ने इतना बड़ा संशोधन किए थे, उसको बिल्कुल मिनी संविधान माना जाता है। सेकुलर वर्ड कहाँ से आया? संविधान में नहीं था। आपका जो है सोशलिस्ट वर्ड कहाँ से आया? इससे हमारी ये संविधान में 1956 में इससे पहले नहीं था। संशोधन होते हैं। अब जब कुछ करेंगे तो कुछ करने का अर्थ यही होता है सर, संशोधन। संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन में ये होता है कि 2 प्रकार से होता है। एक होता है नॉर्मल संशोधन। नॉर्मल संशोधन में क्या है, 368 में ये इजाजत देता है कि संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत हो तो संशोधन कर सकते। कुछ विशेष प्रावधान है संविधान में कि जिनमें परिवर्तन या जिनमें संशोधन के लिए ब्रजेश, लगता है ब्रजेश जी आउट हो गए हैं। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है ब्रजेश जी का वीडियो आउट हो गया है और साउंड भी इनका नहीं आ रहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों ही अलग हो गए। तो अभी ये थे मिस्टर ब्रजेश जी, एडवोकेट साहब, जो बता रहे थे संविधान को संशोधन किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में भी एडवोकेट साहब ने काफी अच्छी तरह समझाया है, बताया है देशवासियों को। प्लस मिस्टर ब्रजेश जो एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने और भी कई चीजें बताई हैं, जैसे कि
जो इस समय वन नेशन वन इलेक्शन का ये चल रहा था, वो कैसे कब तक जाके आगे कवर कर सकते हैं और क्या है। तो मैं अब वो है नहीं, तो मैं यहीं पे आप लोग से विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।